Hello, am I audible to all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, you are Yes, audible. sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. 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 You are audible. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, good afternoon. Let me Good start. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, good Good afternoon. afternoon, sir. हम्म, गुड आफ्टरनून मीना मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, सब ठीक है सर। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कुमार है एंड जो मेरा बैकग्राउंड है वो साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी दोनों ही है। अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस में किया है। देन आई स्विच्ड माय प्रोफेशन टू साइकोलॉजी। I completed my master's in clinical psychology. Then I have done PhD from Banaras Hindu University in psychology and computer science both. जो आपने NEP अभी सुना होगा जिसमें आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में कोर्स परस्यू कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो मैंने अलाइड डिसिप्लिन में एडमिशन लिया क्योंकि कंप्यूटर साइंस का होते हुए मैंने साइकोलॉजी में मूव किया और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से PhD किया। तो उसमें कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी दोनों की ही डिग्री मुझे मिली PhD की। ठीक है। और मैं अभी हाल में ही मेरी बुक पब्लिश हुई है, बिलीव इट और नॉट बट इट हैपेंस, जिसका पर्पस ये है कि जो हमारी लाइफ में कन्फ्यूजन्स होते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते, है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे हम स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है और उस चीज़ को हम कैसे कोप अप कर सकें, कैसे डील कर सकें और कैसे हम ऑप्टिमम लेवल तक परफॉर्म कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है, चाहे वो आप पढ़ाई ले लो, आप चाहे घर से रिलेटेड, घर में कोई आपका जो माहौल है अगर स्ट्रेसफुल हो रहा है तो उसको कैसे आप सही कर सकते हैं। जो बुक के चैप्टर्स हैं वो बेसिकली उसमें आप ये पाओगे कि जो फ्लो है, कोई भी चीज़, कोई भी जो प्रोसेस या कुछ भी जो थॉट्स होते हैं हमारे, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होती है, साइंस क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, सबका आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो हर तरीके से आप वो किसी भी एक होने वाली प्रक्रिया को समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो बुक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज का जो हमारा पर्पस है कि हम मेंटल हेल्थ पे आज हम बात करने वाले हैं। मुझे बताया गया कि आप सब ITI के स्टूडेंट्स हैं, सारे ITI वाले हैं यहाँ पे, Yes, sir. Yes, राइट? yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. ITI Yes, वाले हैं. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं Yes, कुछ sir. मैंने स्लाइड्स भी प्रिपेयर किए हैं, स्लाइड्स के थ्रू हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप में से कोई बता सकता मुझे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों में क्या डिफरेंस है? मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में क्या डिफरेंस है? आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हो। आसिया। मेंटल हेल्थ ये ब्रेनिंग का काम करता है। ब्रेनिंग के उससे होता है कि हम लोग क्या रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, इमोशनली होता है। और फिजिकली हमें जैसे कि किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, इट्स लाइक हमें किसी चीज़ से चोट लगी है, ये सब। थैंक यू। ओके, ओके। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे पाएंगे ना मयंक? हाँ जी, बताइए आप। Yes, sir. फिजिकल हेल्थ मतलब कि नो आपकी सर। फिटनेस ड्यूरेबिलिटी कितनी है, मतलब शरीर की। और मेंटल हेल्थ मतलब कि आप इमोशनली और मतलब स्ट्रेस फ्री कितना रह सकते हो और इमोशंस अपने कितने कंट्रोल कर सकते हो वगैरह। तो जैसे टर्म से ही पता लग रहा है ना, इमोशनल एंड फिजिकल है ना, मेंटल एंड फिजिकल। फिजिकल जो चीजें आप देख सकते हो, ठीक है, और फिजिकल लेवल पे जो चीजें आप जिसका इंटरवेंशन कर सकते हो, डॉक्टर्स उस चीज को देख के और दवाइयाँ देते हैं। तो फिजिकल हेल्थ जैसे कोई भी एलिमेंट हो गया, कोई भी बीमारी हो गई जो फिजिक्स से रिलेटेड हो, आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, तो फिजिकल हेल्थ सिंपल। देन मेंटल हेल्थ जब हम बात करते हो, मेंटल हेल्थ में हमारा इमोशनल वेलबींग भी आता है। ठीक है, ब्रॉड टर्म जो है मेंटल वेलबींग है, उसके अंदर इमोशनल वेलबींग हो गई। और हम एक बहुत बार ना यूज करते हैं, दो टर्म यूज करते हैं साथ में, ब्रेन एंड माइंड।
आप लोग को लगता है कि ब्रेन और माइंड क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? माइंड एंड ब्रेन सर अलग अलग है। अलग अलग है, क्या डिफरेंस है अलग अलग है सर। माइंड एंड ब्रेन में? माइंड और ब्रेन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर माइंड और ब्रेन, सर माइंड से हम लाइक सोचते हैं और ब्रेन भी उसी का पार्ट है सर, तो वो मेरे मुंह से निकल गई थी गलती से। अन्नू, आप बताइए। अन्नू, आपने हैंड रेज किया है। सर ब्रेन बेसिकली एक फिजिकल ऑर्गन है और माइंड हमारा फिजिकल चीज नहीं है, वो हमारे इमोशंस है। वेरी गुड। सो बेसिकली जो ऑर्गन बताया, ठीक है, वो जैसे आपके कंप्यूटर में क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिंपल ऐसे समझ सकते हो। ऑर्गन, हमारा ब्रेन जो ऑर्गन है, हार्डवेयर है, और माइंड है वो सॉफ्टवेयर के जैसा काम करता है, जिसे आप देख तो नहीं सकते हो ना, फिजिकली ऐसे देख नहीं सकते हो आंखों से, बट उसमें जैसे सॉफ्टवेयर में कोडिंग हो रखी होती है, कहाँ पे क्या रन करना है, क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं, वैसे माइंड है जो हमारे विचार है, ठीक है, वो माइंड का पार्ट है। अब माइंड में जैसे आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, तो माइंड के पार्ट होता है। ऑर्गन के थ्रू हमारे जो भी विचार है वो प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेसिंग का काम करता है, लाइक जस्ट लाइक सीपीयू। और सॉफ्टवेयर जहाँ पे आगे सीपीयू में सारे प्रोसेस को करने के लिए सॉफ्टवेयर काम करता है, हेल्प करता है, वैसे ही हमारा माइंड है ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ब्रेन और माइंड दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, एक फिजिकल और इमोशनल, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे। सर मैं परमिशन ग्रांट करते हैं 2 मिनट। ओके, Sir, you can now share the screen. so thank you. Is my screen visible to all? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। तो यस सर। आप लोगों ने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे रील्स देखे होंगे, बहुत सारे मूवीज देखते हैं जहाँ पे आपको पता चला होगा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बातें हो रही हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने 2-3 लोगों ने बताया मेंटल हेल्थ इमोशनल थिंग्स, है ना, तो इसीलिए मैंने टॉपिक को ऐसा रखा है, मेंटल हेल्थ इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। हम इसको ब्रॉडली कवर करेंगे, जो स्टूडेंट्स सेंट्रिक हो, जो स्टूडेंट्स के को क्या प्रॉब्लम होती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और उसको कैसे हम डील कर सकते हैं, तो उस पर बात करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप चाहे विश्वास करो या नहीं करो, आपका जो माइंड है ना वो आपके फ्यूचर को शेप देता है, यानी कि जो आपके विचार हैं, जो आपके डिसीजंस हैं, वही आपके फ्यूचर को निर्धारित करते हैं। आप में से कुछ लोग ने अभी तक एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में कि जैसा आप सोचते हो, है ना, जैसे अपनी कहावत थी, जैसा खाना खाओगे वैसे विचार आएंगे, है ना, और जैसे विचार आएंगे वैसे आपके एक्शंस होंगे, और उस तरीके से आपके फ्यूचर डिसाइड होगा, उस तरीके से आपकी डेस्टिनी डिसाइड होगी, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जैसे ही आप संगति रखते हो वैसे संगति से आपके विचार बनते हैं और वैसे ही आप फ्यूचर अपना डिफाइन करते हो। जो कहते हैं ना डेस्टिनी पहले से होती है, ठीक है, डेस्टिनी एक चीज होती है, लेकिन जो आपके डिसीजंस हैं वो आपके डेस्टिनी को डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आप मान लो आप आज आपने कल आपको बताया गया कि आज हमारे एक वर्कशॉप है, ठीक है, तो आप लोगों को अटेंड करना है ऑनलाइन। कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा, उनका डिसीजन रहा होगा कि नहीं, अटेंड करने के बजाय हम जो दूसरे काम है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट लगा होगा, या वो डिसीजन लेके उन्होंने वो काम शुरू कर दिया होगा। आप में से जितने लोगों ने ज्वाइन किया वही ज्वाइन किया है, तो डेस्टिनी डिसाइड थोड़ी थी कि आप ज्वाइन करोगे यहाँ पे या घर का काम आपको छोड़ना है। आपने डिसीजन लिया, उससे डिसाइड हुआ कि आप ज्वाइन करने वाले हो, या जिन्होंने छोड़ दिया ज्वाइन करना इस सेशन को, उनके लिए वो डेस्टिनी हो गई। तो डिसीजन ने यहाँ पे रोल प्ले किया, ठीक है। तो वो डिसीजन जैसा आपका डिसीजन होगा वैसे ही आपका मेंटल हेल्थ
वैसे ही आपको रोल प्ले करेगा, आपके इमोशनल लेवल पे वैसे ही एक्शंस होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि मेंटल हेल्थ, सबसे पहले समझते हैं कि मेंटल हेल्थ मैटर क्यों करता है, क्यों हम आजकल इतना मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने लगे। पहले तो इतनी बातें नहीं होती थी। आप सब ज़्यादातर आप में से लोग जरूर जो एक रूरल बैकग्राउंड जो गांव से होंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने गांव का माहौल देखा होगा, जहाँ पे ये तो देखा होगा कि फिजिकल इलनेस में भी बहुत सीवियर जब हो जाता है, सीवियरिटी बढ़ जाती है, तब जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ की बात तो दूर दूर तक नहीं करते थे। अब तो लोग थोड़ी जानने लगे हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। टर्मोलॉजी वो टर्म यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअल में डिप्रेशन है क्या, उसे लोग समझते नहीं। डिप्रेशन तो बोल देते हैं बहुत सारे लोग, एक्चुअल में डिप्रेशन क्या है तो उसे समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में एंग्जाइटी क्या होती है, ये सारे डिसऑर्डर्स के नाम है। इसको हम हल्के में ले लेते हैं और डेली लाइफ में हम उसे ऐसे यूज करते हैं बातचीत में, मतलब बहुत नॉर्मल टर्म्स हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है कि हम बातें करते हैं, जो भी वर्ड्स यूज करते हैं, तो एक तरीके का हम ब्रेन को ना फीड कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं। और आपका जो ब्रेन है, जैसे आप लोगों ने बताया ऑर्गन है, तो उसको तो वो प्रोसेस करेगा, और माइंड वहाँ पे एक्टिव है, सॉफ्टवेयर आपका एक्टिव है, उस चीज़ को लर्न करेगा। तो आपका जो सब कॉन्शियसली आपने उस चीज़ को सुना और सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके स्टोर हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ भी गलत, कुछ भी सही नहीं है। जो आप उसको बोलोगे वो उस चीज़ को मान लेगा और वो मेमोरी में स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो हम अगर आम तौर पे जो जनरल डेली हम बात करते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है, तो माइंड भी वैसे ही काम करेगा, आपको उसी तरीके के जो है ना सिग्नल्स देगा बॉडी को, आपके बॉडी को। तो ऑब्वियसली फिजिकल लेवल पे जो है कि आप लेथार्जिक फील करोगे, बड़ा ये नहीं, बाहर जाने के बजाय आप घर में रहना ज़्यादा पसंद करोगे, लोगों से बात करने के बजाय आप चुप रहना पसंद करोगे, अकेले टाइम बिताना पसंद करोगे। तो मतलब जैसे आप फीड कर रहे हो वैसे ही आउटपुट आपको मिलेगा। तो इसमें अभी समझते हैं हम कि मेंटल हेल्थ क्यों मैटर करता है आज के टाइम पे ज़्यादा। ठीक है, जैसे ही हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया हमारे हर लाइफ के एस्पेक्ट में अभी है, सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ में। तो आज के टाइम में क्यों मैटर करता है, मेंटल हेल्थ है क्या? मेंटल हेल्थ है कि हम किसी चीज़ को कैसे सोचते हैं, हाउ वी थिंक, फील एंड रिएक्ट। किसी चीज़ को हम सोचते कैसे हैं, उसको फील कैसे कर रहे हैं, सोचने के बाद उस चीज़ को, मतलब आप देखो कि दो लोग हैं, क्लास में टीचर ने दो लोगों को डांटा, एक ने तो पॉजिटिव लिया, एक ने नेगेटिव लिया। ठीक है, परसीव कैसे किया उस चीज़ को, उसको इंटरप्रेट कैसे किया। तो जिसने पॉजिटिव लिया वो आगे जाके प्रोग्रेस करेगा, उसको सोचेगा कि मैं इसको ऐसा इम्प्रूव करूं कि आगे से मुझे डांट ना खाना पड़े। और जो नेगेटिव जिसने लिया वो बदले की भावना रखेगा। ठीक है, तो हाउ वी थिंक, हाउ वी इंटरप्रेट थिंग्स, ठीक है, और उसको फील कैसे किया, सोचने के बाद उसको फील कैसे किया, और फील करने के बाद एक्शन क्या आपने परफॉर्म किया, रिएक्ट क्या किया। तो ये आपका ये मेंटल हेल्थ को डिसाइड करता है। चीज़ों को आप सोच कैसे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको फील कैसे कर रहे हैं, और फिर एक्शन क्या कर रहे हैं, रिएक्ट क्या कर रहे हैं। बड़ा अभी कॉमन टर्म्स हैं, स्ट्रेस, फियर, एंगर, कंफ्यूजन, ये सारे नॉर्मल टर्म्स हैं। अभी आपने यहाँ देखा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं किया मैंने, है ना। स्ट्रेस, फियर, एंगर, कंफ्यूजन, ये सारे यूज़ करना नॉर्मल है, हम डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस का अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो दो टाइप का बताया गया है। एक होता है उसमें इम्पोर्टेंट ई यू स्ट्रेस, ई फॉर एग, ई यू स्ट्रेस। ई यू स्ट्रेस क्या कहता है कि आपको परफॉर्म करने के लिए, मतलब पॉजिटिव, एक कहते हैं कि लेथार्जिक ना बनो आप। जैसे जो लोगों को डिप्रेशन होता है ना, वो सैडनेस होता है उनके अंदर, वो बहुत आलसी हो जाते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस तो होता ही नहीं। अगर स्ट्रेस हमारे डेली लाइफ में ना हो तो हम भी वैसे हो जाएंगे, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए एक हद तक स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं ई यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, आपको परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, कोई भी काम करने के लिए। उसी तरीके से फियर, एंगर, कन्फ्यूजन, ये सारे नॉर्मल टर्म्स हैं, ये मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में नहीं जाते, बट ये आप इसे समझ सकते हो ब्रेन और माइंड से रिलेटेड चीज़ है। सब कुछ कहाँ से हो रहा है, फियर कहाँ से आ रहा है, मन से हो रहा है कि हम चीज़ों को, अगर कोई हमारे सामने बात आई उसको हमने इंटरप्रेट कैसे किया, उस हिसाब से फियर आएगा। जहाँ पे आपकी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज है, वहाँ फियर आएगा।
अगर वही आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, और आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है ना, उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो आपको डर लगेगा कि क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में तो पता नहीं आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। वहीं पे अगर उसकी क्लैरिटी है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फ़ियर नहीं रहेगा। तो लैक ऑफ नॉलेज से फ़ियर होता है। एंगर, एंगर वही है कि आपने किसी बात को कैसे फ़ील किया, उस हिसाब से आपको आएगा एंगर। कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न भी वही क्लैरिटी की कमी के कारण कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है? तो लाइफ क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल। अभी अगले क्षण ही, अगला क्षण जो है उसको, वो आपको कैसा फ़ील कराएगा, कौन-सा एक्शन होगा जिसे आप पॉज़िटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, वो सारा अनप्रेडिक्टेबल है। वो आपको उसी टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, चीज़ों को आपको कैसे परसीव करना है और कैसे एक्ट करना है। तो स्ट्रॉन्ग माइंड इक्वल टू बेटर डिसीजन। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आप डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। तो प्रॉब्लम डोंट आस्क फॉर द परमिशन, बिलीव इट और नॉट, बट दे हैपन। प्रॉब्लम आपको पूछ के नहीं आते हैं ना। प्रॉब्लम तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं बहुत, मतलब 5 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि उनके पास नॉलेज नहीं होती, उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, या सही तरीके से उसको सोचते नहीं हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो उनको बड़ी लगती है। और वहीं पे आप कुछ लोग ऐसे देखो कि जिनको क्लैरिटी होती है, वो बड़ी प्रॉब्लम भी चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? तो आपको परमिशन लेके आपकी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, वो बस होते हैं। बस ये मैटर ये करता है, अगर आप उसको उस टाइम पे एक्ट कैसे करते हो, कैसे सोचते हो, किस दिशा में सोचते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, सॉल्यूशन की दिशा में या और उस चीज़ को और उलझाने की दिशा में। तो इन चीज़ों को ही आप एक मोटा-मोटी समझ सकते हो आप कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ को हमारा सही रखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है? अगर नटसेल में कहें तो जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है, तो मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो उससे क्या आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा, फिज़िकल हेल्थ भी सही रहेगा। और ये सिर्फ़ एक तरफ़ा बोले वो भी गलत है कि सिर्फ़ मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिज़िकल हेल्थ भी उतना इम्पोर्टेंट है। दोनों बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। अगर आपका मेंटल हेल्थ सही है तो फिज़िकल हेल्थ भी सही होगा, और फिज़िकल हेल्थ सही है तो मेंटल हेल्थ सही होगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप अपने ब्रेन का और माइंड का ख्याल रखें और फिज़िकल हेल्थ का ख्याल ना रखें। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक? तो लाइफ़स्टाइल भी आपकी बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैं डिमेंशिया डिमेंशिया के बारे में आप लोगों ने अगर सुना हो, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डिमेंशिया में क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, बहुत सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम, कि वो भूल जाते हैं। ज़्यादातर इंडिया में देखा गया है कि 50-60 इयर्स ओल्ड जो लोग होते हैं उनमें शुरू होता है जल्दी, बट आजकल ये भी मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जो 30s 35 में 40 में हैं, उनको भी ये भूलने की प्रॉब्लम होने लगी है, मेमोरी प्रॉब्लम। तो होता क्या है डिमेंशिया में, ये भूल जाते हैं कि अभी खाना खाया, 2 मिनट बाद बोलेंगे मैंने तो खाना खाया नहीं। भूल जाएँगे बिल्कुल, शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल ही इम्पेयर्ड हो जाती है। उनको ये ध्यान नहीं रहता कि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि खाना को निगलना भूल जाते हैं, अंदर स्वैलो करना भूल जाते हैं। उनको बाथरूम जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, सब भूल गए, ब्रश कैसे करना है भूल गए। आप सोच सकते हो कितना भयावह मतलब कंडीशन हो जाता है। और मैंने ये नोटिस किया कि डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम है, उन जिनका मैंने असेसमेंट किया है, ज़्यादातर लोगों में, मतलब आप ज़्यादातर क्या 99% लोगों में आप देखो 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन है। उनको लंबे समय से डायबिटीज़ है, लंबे समय से हाइपरटेंशन है, मतलब हाई बीपी, और अर्थराइटिस है। ठीक है? अभी मैं फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा था, इसलिए मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। अब हाइपरटेंशन तो बीपी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? और डायबिटीज़ क्या होगा, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई। अर्थराइटिस जो है, अर्थराइटिस क्या होता है कि हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, खास करके देखा गया पैर में शुरू होता है, घुटनों में। उससे क्या होता है, घुटनों में प्रॉब्लम होने से वो चलना-फिरना कम कर देते हैं, और जैसे चलना-फिरना कम कर देते हैं, मूवमेंट कम होता है, ये प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है भूलने की। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा कॉमन है, बहुत मज़ाक बनाते हैं हम लोग, लेकिन वो मज़ाक के लायक नहीं, बहुत सीरियसली सोचने के लिए है कि दिमाग घुटनों में है क्या? आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। बहुत गहरी बात है ये। लोगों ने इसका मतलब ही आज तक नहीं समझा और इसको गलत तरीके से लेते रहे हैं, मज़ाक बनाते रहे। घुटने की अगर किसी को प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसका मतलब आप समझ लो कि मेमोरी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। तो टाइमली आप उसका इलाज करवाएँ, और आपने जो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है,
चलना फिरना कम हो गया है उसको शुरू करें। दोनों लिंक्ड हैं, इसलिए कहा गया है घुटने मतलब दिमाग घुटने में है क्या, तो दिमाग और घुटने का रिलेशन है इसलिए बोला गया है, ऐसे मजाक में नहीं बोला गया है। कोई चीज़ अगर हमारे सामने कोई कहावत आती है तो उसके पीछे की गहराई को हम नहीं समझते, बस ऐसे मजाक में ले लेते हैं। हुआ क्या है कि हमारे समाज में हमारे सामने जो किताबें आई हैं और चीज़ें आई हैं उसमें बड़े एक हिंदी का टर्म है अपभ्रंश हुआ है। अपभ्रंश का मतलब क्या है, डिस्टोर्शन हो गई इन चीज़ों की। जैसे मैं अभी हाल में ही कुछ सोशल मीडिया पे कोई एक रील देख रहा था, तो उसमें बहुत दो चीज़ें बहुत अच्छे से बताई है, क्लैरिटी कि दो मुहावरे को आप में से बहुत लोगों ने जरूर देखा होगा, कोई चीज़ वायरल होती है तो सबके फीड में आता है, सोशल मीडिया फीड में। कि एक कहावत थी कि क्या था, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। सुना आप लोगों ने? धोबी का यस कुत्ता सर। यस यस सर। सर सुना है। यस सर। सर, यस हमारी सर, किताबों में यस ऐसा सर। कुछ लिखा हुआ है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और लोग इसको पढ़ा भी रहे हैं एकदम सही तरीके से, हमने भी पढ़ा है अपने टाइम के स्कूल में और उसका मतलब भी समझाया गया है। लेकिन ये बताया उसमें जो वीडियो में दिख रहा था कि धोबी का कुत्ता नहीं है। कुत्ता कहाँ से, कुत्ता का कोई रिलेशन ही नहीं है, धोबी तो गधा यूज करता है, कुत्ता का क्या रिलेशन है धोबी से। तो धोबी का कुत्ता नहीं है, वो धोबी का कुत्का है। कुत्का, ता, पहले ना ता और का मिक्स करके लिखते थे, ता लेफ्ट साइड और का आगे के साइड, तो एक में आ जाता था कुत्का। कुत्का क्या होता है, जैसे आप बहुत लोगों ने देखा होगा जब कपड़े को पीटने के लिए बैट जैसा यूज करते हैं, छोटा सा लकड़ी, उसको कुत्का कहा जाता है। तो धोबी जब घाट पे जाते थे कपड़े धोने के लिए तो वहां पे छोड़ नहीं सकते थे उसको, क्योंकि वहां से कोई चुरा लेगा। और घर पे लेके डेली नहीं जा सकते थे क्योंकि डेली लाना पड़ेगा, तो कहीं पे बीच में छुपा देते थे। इसीलिए कहा गया है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न घाट पे ही छोड़ सकते न घर ही ले जा सकते, बीच में कहीं रखते थे। तो ये अपभ्रंश हुई चीजों की, कुत्ता का कुत्ता बन गया है ना, किसी ने लिखा होगा वो बाय मिस्टेक, वैसे फिर चीज आगे बढ़ गई। इसी तरीके से दूसरा मेंटल हेल्थ की बात करें तो उसमें कहते हैं कि एक कहावत है, अकल बड़ी या भैंस, है ना, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। तो आप लोग यस सर, सुना है। अकल अकल बड़ी है कि भैंस बड़ी है? यस सर, सुना है। यस सर। अकल बड़ी होती यस है। सर, सुना है। तो अब बताइए अकल बड़ी है कि भैंस बड़ी है? सर फिजिकल बॉडी में भैंस बड़ी है, लेकिन वैसा देखा जाए तो अकल बड़ी है। यस सर। एक्चुअल में दोनों सर का कोई अकल रिलेशन, बड़ी है। सर अकल अकल बड़ी बड़ी है। है। अच्छा, तो दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, कहावत ही सर गलत है। मेरा मानना है भैंस ही बड़ी है सर। अच्छा चलो ठीक है। अब अभी जो मैं बताऊंगा रियलिटी, उसके बाद आपके विचार ही बदल जाएंगे। ये कहावत ही गलत, इसका भी अपभ्रंश हुआ। अकल और भैंस भैंस का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। अकल बड़ी या व्यस, व्यस लिखा था उन्होंने, व्यस, आधा व यस व्यस, अकल बड़ी या व्यस, भैंस नहीं, अकल बड़ी या भैंस नहीं, अकल बड़ी या व्यस। व्यस मतलब उम्र, अकल बड़ी है कि उम्र बड़ी है, ये था एक्चुअल में। अब उसका भ्रंश हो गया, वो व्यस का भैंस हो गया, ठीक है। तो कहते हैं ना कि उम्र के साथ तजुर्बा आता है, तो इसीलिए कहावत थी अकल बड़ी या व्यस। इन चीज़ों को देखो मुझे बीच में याद आ रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने सुना है, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना हुआ तो आज के बाद कम से कम दो चीज़ों की सही चीज, सही मतलब जानेंगे और सही क्या है वो जानेंगे। तो ये दो चीज़ें मैंने बताई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता नहीं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, और वैसे अकल बड़ी या व्यस। तो अकल क्या हो गया, हमारा माइंड हो गया, ठीक है। व्यस मतलब उम्र, उम्र उसमें ये कंपेयर करने के लिए कि बहुत ये माना गया कि उम्र के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ती हैं, तो इसीलिए कोई ये था कहावत, अक्ल बड़ी या व्यस, ठीक है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो वही याद आ गया, इसलिए मैंने थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ और भी चीज़ें बता दी। तो कम से कम दो चीज़ें आप लोग जानोगे और 10 लोगों को बताओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के टाइम में आप लोगों को क्या लगता है किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के बीच में है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, एक एक करके बताइए फटाफट। सर एग्जाम की। एग्जाम प्रेशर, और
पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। सर लाइफ जॉब भूल जाते हैं, मेमोरी प्रॉब्लम, लाइफ जॉब से सर रिलेटेड, एकेडमिक प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर, ठीक है, यार ओवरथिंकिंग एंड एंजाइटी, ठीक है, एंग्जाइटी, मनी सर ये प्रॉब्लम। टेंशन सर सर। फ्यूचर करियर की टेंशन। ठीक है। तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम अभी स्टूडेंट को मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि देखो प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, चाहे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो चाहे कुछ और इश्यूज हो, सोच सोच से ही सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है ना, कि आप किसी चीज़ को परसीव करके कैसे आप उस चीज़ को सोच रहे हो, समझ रहे हो, एक्ट कर रहे हो। तो आपने देखा है कि हम क्या है लाइफ में चाहते हैं वो होता नहीं है, मानते हैं आप लोग, जो हम चाहते हैं वो कभी होता नहीं है, यस सर। ठीक है, या जो चाहते हैं वो एग्जैक्टली वही नहीं मिलता हमें, चाहने यस से सर। भी सिर्फ वो चीज़ नहीं मिल जाती। होता क्या है और मिलता क्या है, जो हम हैं एक्चुअल में, जो आप हो ना, जो आपका टैलेंट है, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपका नेचर है, जो इननेट क्वालिटीज है, जो आप हो वो मिलेगा और वो होगा, ना कि जो आप चाहोगे, ठीक है। वहाँ चाहने से क्या है ना, मिसमैच होता है, आप हो कुछ, आपकी क्वालिटीज कहीं हैं और आप चाह कुछ रहे हो, तो मैच नहीं होगा, इसलिए वो चीज़ें होती नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले जानो कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या करना चाहते हो, ठीक है, कहाँ पे आप खुश रहोगे, और एक्चुअल में वो चीज़ें आपके अंदर से मैच करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर लंबे समय तक ये आप लिख के मैं दे सकता हूँ कि अगर लंबे समय तक कोई भी एक इंसान वो काम कर रहा हो जो उसके मन का नहीं है, मजबूरी में कर रहा हो, जिसमें वो इंजॉय नहीं कर रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से अराउंड 15 ईयर्स के बाद, 10-15 ईयर्स के बाद उसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप होने लग जाएंगे। आप किसी से भी इंटरव्यू कर लो, जिसका रुचि कहीं और था, इंटरेस्ट कहीं और था, कर कुछ और रहा है, उससे पूछो कि क्या क्या आपको क्या क्या इश्यूज हो रही हैं, तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बताएगा। साइकोसोमेटिक क्या है, साइको मतलब मन, साइकी मतलब मन है ना, सोमेटिक सोमा मतलब बॉडी, मन और बॉडी के बीच का सामंजस्य नहीं बनता, तो उसमें क्या क्या होता है, हार्ट रिलेटेड डिजीज, पेप्टिक अल्सर, बॉवल सिंड्रोम, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे वो आपको बताने लग जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आपका मन कुछ और चाहता था, कर कुछ और रहे हैं, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, माइंड एंड बॉडी में, तो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती हैं, और ये सबके साथ होता है, कोई इससे बचा नहीं है। और होता है भी 99.9% लोग करते ही हैं कि मन का काम तो मिल नहीं पाता समय पे, ना उनको कोई सपोर्ट मिलता है, तो गलत डायरेक्शन में या गलत चीज़ को, मतलब अपने जीविका चलानी है तो करना ही पड़ता है, तो वहाँ से उनका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, और वहाँ से मेंटल हेल्थ से लिंक है आपका फिजिकल हेल्थ, उसमें भी दिक्कत आने लग जाती है। तो आगे अपना जो भी आप करियर प्लान करो, उससे पहले अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आईटीआई कर रहे हो, स्किल बेस्ड कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। स्किल्स इसमें देखो कि आपका कहाँ एक्चुअल में है, उसमें भी बहुत सारे फील्ड हैं, एक जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसमें भी 1000 तरीके की चीज़ें हैं, एक्चुअल में कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे आप एक्सप्लोर करना शुरू करो, इंजॉय जब करने लग जाओ उस काम को तो आगे बढ़ाओ। ये कैसे पता चलेगा कि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो, एफर्टलेस अगर आप किसी चीज़ को अचीव कर रहे हो, कि कम एफर्ट करके उस चीज़ को आप सॉल्व कर पा रहे हो, किसी प्रॉब्लम को बिना थके आप लंबे समय तक काम कर रहे हो, टाइम का कुछ अता ही पता नहीं, जब आप काम में लगे हो तो बस खो गए हो उसमें, तो मतलब आपका रियल इंटरेस्ट वहाँ पे है। अब इश्यूज की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स आज के समय में क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं, तो बड़ा कॉमन है एग्जाम एंड परफॉर्मेंस प्रेशर। एग्जाम का प्रेशर ले रहे हैं हम, एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे, नंबर ज़्यादा लाने हैं, आगे फिर दूसरा कोर्स करना, उसमें एडमिशन लेना तो नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा, ये प्रेशर अभी से ले रहे हैं। करियर का कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में कहाँ पे जाना है, बस दोस्त कर रहे थे, घर वालों ने बोल दिया इसलिए करियर अभी ये चूज़ कर लिया आईटीआई, आगे क्या करना है ये कंफ्यूजन है। फैमिली का एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा जॉब करें, अच्छे पैसे कमाएं, ठीक है, ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी,
ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग है। तो जहाँ भी कोई भी किसी भी चीज़ की अति होती है ना, मतलब ओवर, अति हिंदी में वर्ड है अति, तो मैं कहता हूँ अति, जहाँ अति है वहाँ क्षति जरूर है। ठीक है, किसी चीज़ का अति होने के बाद क्षति तो होना निश्चय है। तो किसी चीज़ की ओवर करोगे, अगर आप कहते हैं अमृत भी ज़्यादा ले लेने से ना विष हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, प्रेजेंट में जियो। एंजाइटी, एंजाइटी क्या कहती है? एंजाइटी का बड़ा सिंपल समझना है कि एंजाइटी क्या होती है। कोई भी चीज आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, फ्यूचर रिलेटेड चीज जो आपके थॉट्स हैं, उससे एंजाइटी होती है। प्रेजेंट में एंजाइटी नहीं होती है, प्रेजेंट को लेके कभी एंजाइटी नहीं होती है। एंजाइटी हमेशा फ्यूचर जो अनरियलिस्टिक है, जो अभी हुआ ही नहीं, वो जो आपके थॉट्स हैं, वहां से एंजाइटी आती है। तो उसमें बड़ा सिंपल मैंने सीखा है अपने गुरु से कि वही प्रेजेंट में रहना सीखो। मैंने किसी से एक बार पूछा कि सब कहते हैं कि अच्छे कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन कहीं किसी का नुकसान करो, बुरा करो, है ना, पाप करो तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में नरक और स्वर्ग है क्या, किसने देखा? तो उसने एक लाइन में उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही कि आपका पास्ट और फ्यूचर है ना, वो नरक है, और जो प्रेजेंट है वो स्वर्ग है। जो अभी का समय, जो अभी का पल है, वो आपका स्वर्ग है एक्चुअल में। और अगर पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, वो आपका नर्क है। ठीक है, तो सब नर्क और स्वर्ग को ऐसा समझ सकते हो। अब सिंपल तरीके से आप ऐसे देखो कि क्या आप पास्ट जो अभी चला गया, पिछला जो क्षण, कहते हैं ना, एक क्षण, एक पल की बात करते हैं। जो एक पल है ना, वही आपका प्रेजेंट है। जो पल बीत गया वो तो पास्ट हो गया, जो पल आने वाला है फ्यूचर हो गया। पास्ट में जो बीत गया उस वो सांस आप ले नहीं सकते, फ्यूचर में जो पल आने वाला है वो सांस ले नहीं सकते। सांस आप ले रहे हो प्रेजेंट मोमेंट का, प्रेजेंट पल का। तो क्यों टेंशन लेना है पास्ट और फ्यूचर का? प्रेजेंट में रहो। उससे कम से कम ये होगा, जो प्रेजेंट में आप काम कर रहे हो उसको पूरा फोकस कर पाओगे, कंसंट्रेट कर पाओगे। वहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप प्रेजेंट में पूरा फोकस 100% नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आप पास्ट की चिंता कर रहे हो, पास्ट परफॉर्मेंस की, या फ्यूचर में क्या करने वाले हो उसके, तो इसलिए 100% आप दे ही नहीं पाओगे, और फोकस नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो आपका डिग्रेड होगा। प्लानिंग करो अच्छे से कि आपको पहुंचना कहाँ तक है, गोल बनाओ, और उसको टेंशन लेके नहीं, उसको छोड़ दो, गोल बना। और उस गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में आप जो भी एक छोटा सा आज स्टेप ले रहे हो, आप उस स्टेप को लो, प्रेजेंट में काम करो, फ्यूचर का ध्यान नहीं रखना। ठीक है, फ्यूचर से हमेशा एंजाइटी हो गया। देन एंगर एंड इमोशनल सेंसिटिविटी। आजकल आपने देखा इमोशनली हम बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं है। कोई कुछ बोल दिया, हमने बुरा मान लिया, किसी ने घर वालों ने कुछ बोल दिया, आप रोने लग जाते हैं। कुछ लोग इमोशनली वीक होते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो सेंसिटिव हो गए चीज़ों को लेकर। ठीक है, पहले का टाइम में ऐसा नहीं होता था। यहाँ तक कि मैं भी बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ कि मैंने वो बचपन देखा है स्कूल का, जहाँ पे तो घर से बोला जाता था कि अगर कोई गलती करती है तो उनको छूट होती थी, जो टीचर्स को तो डंडे मारते थे, अगर जूतों से मारते थे। वो भी देखा है हमने, गांव में देखा है। क्योंकि शहरों में चेंजेस बहुत जल्दी आए, लेकिन गांव में कोई भी चेंज आने में टाइम लगता है। तो आप ये लगा ले 2005-6 तक ये चीज़ें चलती थी। इवन दिल्ली में जब मैं पढ़ाई की, मैंने एडमिशन लिया, तो यहाँ भी देखा मैंने, यहाँ भी घर वाले इंटरफेयर नहीं करते थे, यहाँ भी डंडों से मारते थे टीचर। ठीक है, तो वहाँ पे इमोशनली इतना वीक नहीं थे। अब ऐसा क्यों होता जा रहा है कि इमोशनली वीक? सोचने वाली चीज़ है, इमोशनली वीक क्यों हो रहा है? क्या एक्सपोजर हमें ज़्यादा मिल गया कुछ चीज़ों का? क्या हमें छूट बहुत मिल गई है? क्या क्लैरिटी नहीं है हमें? तो सेंसिटिव इतना क्यों होता जा रहा है? अब जो मेन प्रॉब्लम है अब इसमें इमोशनली वीक होने का, वो मोबाइल एंड सोशल मीडिया एडिक्शन। यूज़ तो हर चीज़ का यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन मिसयूज़ जहाँ होता है ना, वो फिर वही मैंने बताया, अति, ओवर जहाँ हो जाता है ना, तो अति से क्षति तो पहुँचता है। जहाँ एडिक्शन की बात आ गई, तो एडिक्शन अगर हो गया तो उससे नुकसान तो होगा ही। एडिक्शन से अभी कोई नहीं बचा हुआ है। आप और उस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा रहा है? जो टेक कंपनीज हैं,
उनको फायदा हो रहा है उसमें। आपके बहुत सारे लोग जो रील बनाते हैं वो तो उससे पैसा कमा रहे हैं, तो चाहते हैं कि लोग देखें मेरा रील, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप अगर आप मान लो कि आपने सोच लिया कि मैं 5 मिनट अभी मोबाइल देख लेता हूँ फिर मैं पढ़ लूँगा, लेकिन वो 5 मिनट गारंटी के साथ 2 घंटे आपको कैसे निकाल देता है 5 मिनट की सोच, वो आपको पता नहीं लगता। 2 मिनट 2 घंटे अपने लाइफ के निकाल दिए, वेस्ट कर दिए। और अगर मैं बोलूँ कि 2 घंटे में चलो ठीक है क्या देखा आपने रील में, उसमें अगर आप एक लाइन क्या सीखा आपने अगर आप निकाल पा रहे हो ना तो ठीक है, यूज़ कर लिया आपने 2 घंटे, मिस यूज़ नहीं किया। तो बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आप एडिक्शन अगर है भी आपको मोबाइल और सोशल मीडिया का, तो उसमें आप कंटेंट क्या देख रहे हो। इतने एडिक्शन है तो वो रील्स देखो, वो सारे सीरीज देखो, वो सारे आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो, वो लीडर्स जिन्होंने अचीव किया आपके फील्ड में उनके इंटरव्यूज देखो, ठीक है। तो उससे आपको फायदा होगा। ये टाइम लौट के नहीं आने वाला है। जो आपको टाइम अभी मिला है ना, जब भी आप बोल रहे थे घर वालों का प्रेशर, पैसे, पैसे वैसे छोड़ दो अभी टेंशन। आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ पर फोकस करो। पैसे तो अल्टीमेटली हमारे एम है पैसे कमाने जॉब करके, पैसे भी तो अच्छे पैसे तब कमा पाओगे जब अभी जो आपको समय मिला है घर से, आपको जो बेस्ट टाइम होता है, स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है, इससे बढ़िया लाइफ होती ही नहीं है। इसमें ना तो आपको ये टेंशन है कि खाना कहाँ से आएगा, फीस कहाँ से आएगी, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, कुछ नहीं है टेंशन। आपको सब कुछ किया कराया मिल रहा है, सब कुछ अरेंज हो रही है, ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम होता है, इसको जिसने यूज कर लिया वो बाद में पछताता नहीं कभी। लेकिन जिन्होंने ये टाइम को गवा दिया तो वो फिर वही है कि मेंटल हेल्थ खराब हो गई। बाद में आप सोचते रह जाते हैं कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेता, पढ़ लेती, काश मैं उस टाइम ऐसा कर लेता, उस टाइम बेस्ट टाइम था। तो वो पछतावा के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो ये जो इश्यूज हैं वो आप अकेले नहीं हो कि जिनके साथ ये जो ये फेस कर रहे हैं इश्यूज, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। लेकिन आपको आगे आज के बाद क्या डिसाइड करना है, कैसे आपको अपने प्लानिंग करनी है, आपके थॉट्स किस डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, योर डिसीजंस डिसाइड योर डेस्टिनी। आपके डिसीजंस ही आपके डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। तो आपका डिसीजन क्या है, डेस्टिनी जो बनानी है आपको उस हिसाब से डिसीजन बनाइए। तो उससे आपको ये जो चीज़ें हैं ना, कन्फ्यूज़न, कॉन्फिडेंस, इमोशनली सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। अब एकेडमिक एंड करियर प्रेशर की बात करते हैं तो किस टाइप के प्रेशर्स होते हैं, कॉमन थॉट्स होते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, बाकी स्टूडेंट तो मेरे से बेटर कर रहे हैं, कंपेयर करने वाली चीज़। मेरे पेरेंट्स मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जितना आप परफॉर्म कर रहे हैं उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारे कॉमन थॉट्स हैं जिससे हमारे अंदर करियर प्रेशर और एकेडमिक प्रेशर बढ़ता है। रियलिटी क्या है कि फेलियर इज अ फेज, नॉट योर आइडेंटिटी। फेलियर जस्ट एक फेज है, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं, वो पहचान नहीं बना रही फेलियर। उससे आप लर्न करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आपके जो एफर्ट्स है ना वो कंपेयर करने में मत लगाओ, आप अपने एफर्ट्स को फोकस करने में लगाओ। कंपेयर नहीं करना कौन क्या है, जो भी है आप ही हो, आप यूनिक हो। आपको भगवान ने जन्म दिया इस धरती पे, हर किसी को यूनिक बना के भेजा है। मेरी बुक में एक चैप्टर है, आप में से सभी लोगों ने आज तक सुना है कि लाइफ में रोल मॉडल बनाइए। रोल मॉडल बनाइए। मैं उसके हमेशा अगेंस्ट में रहा हूँ। जीवन में किसी को किसी रोल मॉडल की जरूरत नहीं है। जो भी रोल मॉडल बनाएगा वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। सक्सेस होगा उसके जैसा बनने की कोशिश करके बन तो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो ओरिजिनल वो अंदर से था वो अपने आप को उसने खो दिया। जितना आप रोल मॉडल को फॉलो करते जाओगे उतना ही आप अपने आप से दूर होते चले जाओगे। जो आपके अंदर क्वालिटी, जो ओरिजिनलिटी है ना, वो निकल के आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने सारा समय निकाल दिया दूसरों को फॉलो करने में कि अरे उसने वो सक्सेस हो गया, इसलिए सक्सेस हो गया क्योंकि उसके टाइम पे ना उसकी सिचुएशंस अलग थी, उसका दौर अलग था, उसका सपोर्ट सिस्टम अलग था, लेकिन आपका नहीं है।
तो ये मत सोचो वो सक्सेस हो गया तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। उसके कुछ क्वालिटीज से आप इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। रोल मॉडल की जरूरत नहीं है किसी को। रोल मॉडल बनाना अपने आप को बनाओ ना। कल जो आप थे उससे बेहतर बनो आज, आज जो उससे बेहतर कल बनो। अपने से जो कंपेयर करने की बात है ना इसमें, कि अदर्स आर डूइंग बेटर, किसी और से कंपेयर नहीं करो आप, खुद से कंपेयर करने की जरूरत है। खुद से कंपेयर करोगे ना तो और निखर के आओगे, ठीक है। और वही फिर आप 1 साल के बाद देखोगे ना कि आप क्या थे 1 साल पहले, तो आपको मतलब इतना अचंभित आप होगे कि क्या सच में मैं था वो और अब क्या हूँ। तो आप दूसरों से कंपैरिजन के बजाय खुद से कंपेयर करें। एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग, क्या साइंस है एंजाइटी और ओवर थिंकिंग? लगातार कॉन्स्टेंट वरी, लगातार हम चिंता करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग, रात में ओवर थिंक करते हैं, कल क्या होगा, कल एग्जाम है क्या होगा, कैसा एग्जाम जाएगा, उसके बाद रिजल्ट कैसा आएगा। ये फियर ऑफ फेल फ्यूचर, फ्यूचर वही एंजाइटी तो होगी फ्यूचर से रिलेटेड, ठीक है। मेंटल टायर्डनेस, आपने ओवर थिंकिंग कर लिया तो कोई भी चीज़ ओवर करो तो थकान तो होगी, मेंटल टायर्डनेस होगा, थॉट्स अच्छे नहीं आएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छे। तो ये एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की ये साइंस है। सच्चाई क्या है? मोस्ट स्ट्रेस हैपन्स इन द माइंड बिफोर रियल लाइफ। जो आप स्ट्रेस जो है ना वो आपके माइंड में होता है, रियल लाइफ में उससे पहले आपके माइंड में हो गया। रियल लाइफ में तो पता ही नहीं है रियल लाइफ में कब होगा नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ही आपने एक्चुअल में मरने से पहले ही मर गए सोच के, ठीक है। ये हमारा माइंड तो इतना मतलब कहते हैं ना कि अमेजिंग है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कहीं भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इसलिए फ्यूचर में जो हुआ ही नहीं एक्चुअल में, जो सच्चाई होगी नहीं पता, लेकिन उसको पहले आपने सोच के पहले आपको उसको थका दिया अपने माइंड को, पहले ही डर के बैठे हैं, प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पाए उस वजह से, ठीक है। तो जब आपको लगे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, ठीक है, अच्छा फील नहीं हो रहा, तो बेस्ट टेक्निक क्या है? ब्रीदिंग की होती है। ब्रीदिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, कोई एक ऐसा नहीं कि यही टेक्निक फिक्स है, कोई भी टेक्निक अपनाओ। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा सिंपल है कि आप पढ़ते पढ़ते ना एक आधा मिनट 1 मिनट में ये कर लोगे, इसलिए ये तरीका बता रहा हूँ मैं। 4-4-4 मेथड, ये सेकेंड्स हैं। 4 सेकेंड आपको इनहेल करना है, 4 सेकेंड होल्ड करना है, 4 सेकेंड एक्सेल करना है। 4-5 बार कर लो, 4-4-4 12 सेकेंड हो गए, 5 बार करेंगे 1 मिनट में 5 बार हो जाएगा। उसके बाद जो आप फील करोगे आप खुद देखो, रिजल्ट आपके सामने है। छोटी छोटी चीजें करो, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने तो 1 घंटा कर लिया, कल तो 1 मिनट भी नहीं कर पाए। नहीं, 1-1 मिनट करो, डेली करो। नहीं करना तो बिल्कुल मत स्टार्ट करो। चाहते हो बेटर फील करना, चाहते हो कि वो चीज़ आपको बेनिफिट पहुंचाए, तो आपको डेली करना है, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। जैसे अभी आप लोग अपने आईज क्लोज करो, सारे लोग जितने भी अभी सेशन में हैं, जितने लोग सुन रहे हैं मुझे। अब 4 जो सेकंड है कैसे पता चलेगा 4 सेकंड हो गया? तो आपको अंदर से काउंट करना है, ठीक है। एक आप में से कोई काउंट करके बताएंगे सेकंड्स को कैसे काउंट करते हो आप? 1 2 3 4 सेकंड्स को कैसे काउंट करोगे? 1 2 तो इस तरीके से जो काउंट करते हैं ना, सबकी जो ना स्पीड अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग बिल्कुल स्लो 2 सेकंड को 1 सेकंड करते हैं, कुछ लोग 1 सेकंड में ही 2 सेकंड काउंट कर सकते हैं। तो उसका लिए बहुत बढ़िया तरीका किसी ने बताया है। इस सेकंड का एक्चुअल जो है ना, आप ऐसे करो 1001 1 सेकंड हो गया, 1002 1003 1004, ये 4 सेकंड ऐसे। तो मन में आप ना इस तरीके से काउंटिंग करो, 4 सेकंड आपको इनहेल करते हुए काउंट करना है। चलो आप साथ में करते हैं हम लोग। चलो लेट्स इनहेल, एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, ठीक है। इनहेल करना आपको 4 सेकंड, होल्ड करना है 4 सेकंड के लिए,
सांस जो आपने ली है वो उसे होल्ड करना है। अब एक्सेल भी तुरंत नहीं कर देना है, 4 सेकंड में करना है। इस तरीके से आपको 4-5 बार अगर आप पढ़ते समय करोगे तो जो है ना मेंटल फटीग हो जाती है वो चीज़ें सही हो जाएंगी। ब्रेन में जो ऑक्सीजन की कमी होती है, हम लोग आप लोगों ने देखा होगा अंगड़ाई लेते हैं, अंगड़ाई क्यों लेते हैं? ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बॉडी अपने आप रिएक्ट करता है। अंगड़ाई लेने से ना, ऐसे लेते हैं ना अंगड़ाई बैठे बैठे भी खड़े होकर, तो अंगड़ाई लेने से ना ऑक्सीजन हमारा ब्रेन में चला जाता है, इसलिए हम अंगड़ाई लेते हैं। ठीक है, तो ये मेथड आप अपनाओ 4-4-4, आपको बेनिफिट पहुंचेगा इससे। इससे आपका ब्रेन शांत होगा, एंग्जाइटी कंट्रोल होगी। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये चीजें आपको ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो तो दूसरा क्या है कि आप सब कुछ बंद करके 30 सेकंड के बिल्कुल शांत हो जाओ, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा अगर आप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स को कैसे मैनेज कर सकते हो आप? नेगेटिव क्या है? आप सोचते हो आई कांट डू दिस, आई ऑलवेज फेल, नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, मैं ये तो कर ही नहीं सकता। उसके जगह पे आप रिप्लेस करो, बोलने में कोई टैक्स तो लगता नहीं है, रिप्लेस कर लो, नोट यूज ही नहीं करना आपको, पॉजिटिव चीज करो, आई एम लर्निंग, आई कांट डू दिस के जगह पे ठीक है भाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप लर्न कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं बोलना नहीं कर सकता, आई एम स्टिल लर्निंग। ठीक है, दिस फेज विल पास। फेलियर तो मैंने बताया ना कि वो डेस्टिनी नहीं, वो आपको पहचान नहीं बनाती, वो बस जस्ट एक फेज है, तो वो फेज विल ऑल्सो पास। एक कोटेशन है, दिस टू शैल पास, यह भी बीत जाएगा। अगर खुशी के दिन है वो भी बीत जाएंगे, दुख के दिन है वो बीत जाएंगे, स्ट्रेस में वो भी बीत जाएंगे। ठीक है, तो उसमें टेंशन ही क्यों लेना है? बस आप डिसीजंस अच्छे से लेते रहो, नेगेटिव चीज़ों को कम यूज करो, पॉजिटिव अपने जीवन में पॉजिटिव थॉट्स को लाओ, तो अपने आप सब कुछ सही होने लग जाएगा। और किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद ही आपको फील होगा। कोई भी हमारी आदत बनती है ना, 21 दिन में पूरी आदत बनती है, 21 डेज। 9 दिन में आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे, 21 डेज में आप पूरे बदल जाओगे। कोई भी एक छोटी आदत को ले लो, तो आपको शुरू करो, कंसिस्टेंसी बनाओ। ठीक है, क्योंकि आपके जो थॉट्स है ना वही आपके फ्यूचर को सेव कर रहे हैं। थॉट से आप डिसीजन बनाओगे, डिसीजन से आपका डेस्टिनी डिसाइड होगा। तो जो मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ अपने आप सही रहेगा। इमोशनल सेंसिटिविटी एंड एंगर, प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्या प्रॉब्लम होती है इमोशनल सेंसिटिविटी से, इमोशनली वीक होने से? बहुत आसानी से रोने लग जाते हैं, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, बस ईगो हर्ट हो गया। अरे ईगो, एक्चुअल में ईगो का मतलब समझो पहले, जो हम बहुत आसानी से यूज करते हैं, ईगो हर्ट हो गया। ईगो है क्या? साइकोलॉजिकल टर्म है, ईड, आईडी, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसके बारे में पढ़ना आप लोग, नोट कर लो क्या होता है, ईगो किसे बोलते हैं। आईडी, ईड, ठीक है, ईगो, ईजीओ और सुपर ईगो, इसके बारे में आप लोग पढ़ना। चीजों को यूज करने से पहले उसकी गहराई को जब समझेंगे ना, तो कुछ का कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, उसे एक्चुअल मतलब पता रहेगा, तो उससे हमें बहुत आसानी होगी। बहुत जल्दी एंग्री हो जाना, मिसअंडरस्टूड फील करना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे इमोशनल सेंसिटिविटी और एंगर होता है। मैसेज क्या है? इमोशंस आर नेचुरल, रिएक्शंस डिसाइड द डैमेज। इमोशंस तो हैं, आएंगे। इमोशंस, अलग अलग टाइप के इमोशंस आना ये बताता है कि इंसान जो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें रिएक्शन, आप एक्ट क्या कर रहे हो, रिएक्शन क्या कर रहे हो, उससे डिसाइड होता है कि डैमेज कितना आप पहुंचाने वाले हो अपने आप को, या उससे आप फायदा लेने वाले। राइट, एंगर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एंग्री हो गए, अचानक गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ बोला, गुस्सा आ गया, रिएक्शन से पहले आप 2-3 सेकंड में बिल्कुल शांत रहो, रुक जाओ। ऐसा नहीं कि आपको रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट करना, अब 2-3 सेकंड रुक जाओ, फिर रिएक्ट कर लेना। तो अपना आप देखोगे, जो एंगर, जब आपको गुस्सा, फुल गुस्से में थे और अचानक रिएक्ट करने से जो नुकसान होता है, वो नुकसान से बच जाओगे। वॉक अवे फ्रॉम हीटेड मोमेंट्स, जहाँ पे खुद ऐसा माहौल बन गया कि बहुत गुस्सा और लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन गया, बातचीत से ही, हर लड़ाई झगड़े का मतलब नहीं कि फिजिकल अब्यूज हो, ठीक है, वर्बल अब्यूज ही काफ़ी है आजकल मेंटली वीक करने के लिए। वहाँ से आप दूर हो जाओ, चीज़ों को शांति
तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी चीज़ों को रखो। अपने फीलिंग को सप्रेस नहीं करना, एक्सप्रेस करना है। सप्रेस करने का मतलब अंदर ही अंदर आपने रख लिया और बस बदले की भावना बनती गई, तो एंगर तो आएगा ही। एक्सप्रेस करो, किसी से डिस्कस करो, साझा करो उसको। क्यों करना है? क्योंकि एंगर इज लाइक फायर, यूजफुल इफ कंट्रोल्ड, डिस्ट्रक्टिव इफ नॉट। एंगर को आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो यूजफुल है, और अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है। फिर हमने देखा था ये प्रॉब्लम भी मोबाइल एडिक्शन एंड कंपैरिजन का। मोबाइल एडिक्शन से क्या हो रहा है? हमारा फोकस कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, हम फेक कंपैरिजन्स करने लग गए हैं, नींद हमारी सही तरीके से नहीं आ रही। 10 घंटा सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी की नींद जरूरी है। वो क्वालिटी नींद आपने अगर 1 घंटे भी ले ली ना, वो सही है। आपको 10 घंटे के बजाय 1 घंटे वाला ज़्यादा फायदा करेगा। तो इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया कि स्लीप पैटर्न भी बदल गया हमारा। 12-1 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं। क्वालिटी नींद आनी थी वो आ नहीं रही, उससे फिर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुआ, फिर आपको सुबह उठने का मन नहीं करेगा, आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे, फिजिकल हेल्थ खराब हो गई, है ना। सोशल मीडिया शोज हाईलाइट रील्स, नॉट रियल लाइफ। जो रील्स लोग बना रहे हैं, तो ये बड़े सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है ये रील्स बना रहे हैं, रील्स रियल नहीं है, वो रील है, रील। तो साथ में एक्टिंग कर रहे हैं, 10 बार एक्टिंग करके वो रील फाइनल करके बना रहे हैं। एक्चुअल चीज़ तो वो है नहीं, और हमें मजा ही उसे देखने में आ रहा है। रियल चीज़ तो है नहीं, वो रील है, साफ है, REE है, रील। एक्टिंग की गई है, फिर भी मजा उसी में आ रहा है, और आप उस चीज़ को अपने लाइफ में उतारना चाहते हो। क्यों उतारनी लाइफ में उसको? मैंने बताया ना शुरू में, रोल मॉडल की जरूरत नहीं है, किसी ऊंचे इंस्पिरेशन लो, लेकिन एज इट इज अपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। तो इन चीज़ों को ना बड़ा सजग रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा आपको, किसी डिसीजन लेने से पहले, किसी चीज़ को अपने लाइफ में उतारने से पहले। अब देखो कि क्या इस चीज़ को आप करने जा रहे हो, उससे आपको फ्यूचर में फायदा होगा, नुकसान होगा, उसके बाद उस चीज़ को आराम से करो। डिजिटली बैलेंस कैसे हो सकते हैं, क्या टिप्स हैं? स्क्रीन टाइम को, कॉमन चीज़ें हैं, स्क्रीन टाइम को लिमिट करो आप, या लिमिट नहीं कर रहे तो आप उसमें कंटेंट बदलो, क्या कंटेंट आप देख रहे हो, किसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हो। सोने से पहले 30 मिनट पहले बिल्कुल आप मोबाइल यूज़ मत करो, क्योंकि आप सोने से 30 मिनट पहले जो आपका ध्यान उसमें रहता है ना, तो अपने आप को दिन भर में जो आपने किया है उसको रिकॉल नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, आप उसको रिव्यू नहीं कर पाते। कहा जाता है कि सोने से पहले का 10 मिनट जो है ना, अगले दिन का 8 घंटे आपका निर्धारित करता है। तो सोने से पहले आप 10 मिनट किस चीज़ में लगा रहे हो, क्या सोच रहे हो, अगले अगले दिन का 8 घंटा आप उस पर डिसाइड होगा कैसा रहेगा। तो आपको डिसाइड करना है क्या सोच रहे हो, अगले दिन कैसा बनाना है। पॉजिटिव कंटेंट देखना है, ठीक है। रियल लाइफ स्किल्स सीखो, ठीक है। योर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइक्स। डिजिटल मीडिया में आजकल फेक लाइक्स, फॉलो, शेयर, उसमें लग गए हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो रियल लाइफ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस लेवल की बात हमने की थी, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, सेल्फ डाउट। कॉमन फीलिंग क्या आती है? फीलिंग ये आती है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट स्पीक कॉन्फिडेंटली। ट्रूथ ये है, कॉन्फिडेंस ग्रोज थ्रू एक्सपीरियंस, नॉट परफेक्शन। जितना एक्सपीरियंस आपको आएगा उतना कॉन्फिडेंस आपको आता जाएगा। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के क्या तरीके हैं? डेली एक नई चीज सीखो, लर्न वन न्यू स्किल, स्पीक इन स्मॉल ग्रुप। स्किल का मतलब एक होता है लॉन्ग टर्म, और कुछ नई चीज आज आपने जो नया किया उससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। कोई भी ऐसा काम डेली आप करो जो नया हो आपके लिए, जो पहले कभी नहीं किया। बहुत आसान काम हो सकता है, कोई ऐसा आपने गाना सुन लिया जो पहले कभी नहीं सुना, राइट हैंड से ब्रश करने के बजाय लेफ्ट हैंड से करनी है। इतनी छोटी छोटी चीज, नया चीज इसे कहते हैं। जरूरी नहीं बहुत आपको बड़ी चीज करनी है। किसी नए अनजान व्यक्ति से बात कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपके जो ब्रेन में ना ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो सिनेप्स बनाएंगे। जितने सिनेप्स बनेंगे उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। डिमेंशिया में इन चीज़ों को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, इससे बहुत बेनिफिट होता है। डेली नई चीज़ करनी है।
वरना क्या होता है कि आप यूज टू कर रहे हो, जो डेली वाली रूटीन चीजें कर रहे हो, तो आप सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है ही, तो नए सिनेरियोस बनेंगे कैसे? नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो, नेगेटिव बातें ही नहीं करनी है, नेगेशन वाली, ठीक है, ना वाली बात नहीं करनी, उसको दूसरे तरीके से रखो अपने सामने। छोटी छोटी जो आप जीत है ना, उसको सेलिब्रेट करो अपने साथ। ये सीखो कि दूसरों से शाबाशी लेने के बजाय, फेक शाबाशी लेने से बजाय, कुछ आपने नया किया, छोटा किया, आप खुश हो सबसे पहले, और अपने आप को शाबाशी दो ऐसे कंधे पे हाथ थपथपा के, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स ही हैं जो बड़े चेंजेस को लाते हैं। ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी चीजें हैं, सब कुछ आपके माइंड से ही हो रहा है। अगर आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे हेल्प लेने की जरूरत है, क्या वार्निंग साइंस है? लंबे समय तक आप सैड रह रहे हो, उदास रह रहे हो, किसी चीज में आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा कोई काम करने में, एंगर इश्यूज आ रहे हैं, बहुत गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, नींद अच्छे से नहीं आ रही, स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, होपलेस आप फील कर रहे हो, तो आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। किससे हेल्प ले सकते हो? कोई काउंसलर है, टीचर है, ओके, पेरेंट्स है, उनसे भी आप बात कर सकते हो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि हेल्प लेना इसलिए जरूरी है कि आप सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है? और अकेले करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ों को समाधान ढूंढ रहे हो जब प्रॉब्लम में, वो तो उसी लूप में आप चल रहे हो जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है। नई दिशा तब मिलेगी जब किसी और से आप बात करोगे, नया सॉल्यूशन बताएगा। बहुत इनिशियल फेज में होगी आप लोग, आईटीआई के बाद और भी कोर्सेज करोगे, आप किसी जॉब में जाओगे, जॉब के बाद आपकी फैमिली बनेगी, बच्चे होंगे, आगे फिर उनका करियर, तो वो सारी चीज़ अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, मेंटली फिट रहने का, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने का, तो वो चीज़ें आगे भी आपको हेल्प करेंगी। छोटी छोटी चीज़ों से घबराओगे नहीं, फेलियर तो आपके जीवन से हट ही जाएगा, फेलियर कोई चीज़ होती है, उस चीज़ का नज़रिया बदल जाएगा। मेरी बुक में एक चैप्टर है कि आप कैसे अपनी सोच बदल के अपनी दुनिया बदल सकते हो, उसके पीछे कैसे कैसे आपको ब्रेन काम करता है जब आप सोच बदलते हो, साइंस उसके पीछे क्या कहती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी और जो गीता क्या कहती है, उन चीज़ों को जानो, पहले जान के फिर आगे बढ़ो, ठीक है? तो ये मेरी बुक है, बिलीव इट और नॉट बट इट हैपेंस, आप सबको जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? इससे क्या आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी, ओवर थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, रिड्यूस नहीं बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होगा। जो प्रेशर्स कहते हैं ना आज के टाइम में, हर प्रेशर, करियर प्रेशर, ये प्रेशर और प्रेशर, उसको हैंडल कैसे करना है, उसका नज़रिया बदल जाएगा। थॉट्स को आउटकम में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें आप समझ जाओगे। प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि उसने वो किया है रियल केसेस हैं इसमें, तो आप भी कर सकते हो। आसानी से चीज़ें सब कंटेंट समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है, बहुत अच्छे से समझाया गया, इसमें फ्लो बहुत अच्छा है। और एंड में, हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हो और वो फॉलो कर सकते हो, अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो तो। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग बनने में आपको हेल्प करेगा, और रियल लाइफ के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। आप ये बुक जो है ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, आप फोटो ले सकते हो इसकी, बिलीव इट और नॉट बट इट हैपेंस, अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, और जो पब्लिशर है ऑरेंज बुक्स पब्लिकेशन, वहाँ पे मिल जाएगा। इसका आपको जो लोग ऑडियो में सुनते हैं तो अमेजोन पे किंडल पे मिल जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑडियो से बेटर आप जो पढ़ोगे डायरेक्टली हार्ड कॉपी, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। कोई चीज़ आप, जैसे कोई टॉपिक आप तैयार कर रहे हो, आप एक उसको स्क्रीन पे पढ़ लो और सेम चीज़ को आप पेपर में पढ़ लो, याददाश्त में फर्क पड़ जाएगा आपको। जो आपने पेपर में पढ़ा है ना, वो उसकी क्लैरिटी आपको अच्छे से आएगी और ज़्यादा देर तक याद रहेगी। तो मेरा सबके लिए मैसेज ये है, लाइफ विल टेस्ट यू, बिलीव इट और नॉट बट इट हैपेंस, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू रिस्पॉन्ड। लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, सिचुएशंस आते रहेंगे, मैटर ये करता है कि आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। आप जितना अपने आप के बारे में सोचते हो ना, उससे कहीं कितना गुना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्गर हो। अपने आप को कमज़ोर कभी नहीं समझना।
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, मैंने अभी सेशन के बीच में बोला था, आपके जैसा ना तो आज तक कोई हुआ है, कोई नहीं था आपके जैसा आज तक, ठीक है, ना कोई होगा, ना पास्ट में कोई आपके जैसा हुआ है, ना कोई फ्यूचर में अभी होगा, ठीक है, ना होने की संभावना है। तो इसलिए अपने आप को पहचानो, बी योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिसिटी इज एवरीथिंग। जो ऑथेंटिसिटी है ना, वही सब कुछ है। वरना आप कॉपी कर रहे हो उसके जैसा तो दुनिया में और भी है। दुनिया को जो चाहिए वो आप चाहिए, जो आपकी ओरिजिनलिटी है। ठीक है? आप सिर्फ शोपीस बनने के लिए, सोसाइटी के लिए पैदा नहीं हुए कि शोपीस बनना है। आप अपनी कहानी खुद लिखोगे और एक ऐसी कहानी बनोगे जिससे लोग इंस्पायर होना चाहेंगे। किसी भी हेल्प के लिए मैं अवेलेबल हूँ। इसकी आप फोटो ले सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट इससे सेव कर सकते हो स्कैन करके। मेरी वेबसाइट है, मेरा मोबाइल नंबर है, सब कुछ है, आप फोटो ले सकते हो। किसी को किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है तो आई विल बी देयर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू डॉक्टर? थैंक यू सर। अभी कोई थैंक यू सो मच। Thank you, sir. 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 मैम मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ, बताइए बताइए। Let me finish. Thank you, Dr. Subodh. हम पहले भी मिले, I think, yes. Yes, ma'am. You are We our used to come to your center for teaching BCA and you are a MCA. counselor also, yes. Now I remember I was talking to this. आपने लड्डू भी खिलाए थे, बहुत अलग लड्डू लेके आए थे। आपने बोला ये आपके लिए स्पेशल रखा है मैंने, मुझे याद है। मैंने क्या बोला? लड्डू खिलाए थे, स्पेशल लड्डू, मुझे याद है आपने। Ah, yes. Acha, I just wanted to ask you. I think this topic is very good for students. Right. Our ITI has given letter, so we just work out on this. So thank you so much. You have given us time. हमारे बच्चे बहुत थोड़े से हैं, but yes, there are absent students also. I just want them to attend this session. I think this is very inspiring session. I don't know, you have done this psychology and all this thing. I'll talk to you something personally. Sure. So just I wanted to ask you, you are ITI, right? ITI, yeah. Then you shifted yourself. Then who inspired you? Why you divert yourself ITI to psycho? Actually, ma'am, there was lack in our society, in our entire country. There was no awareness about mental health. After completing my BTech, I joined one organization called Brain Behavior Research Foundation of India for my internship, where I was using my skills, technical knowledge, for making psychological thing on digital platform. तो वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप करी हमने, जैसे ब्रेन मैप कर सकते हैं, लोगों को करियर गाइडेंस दे सकते हैं एविडेंस बेस्ड, उनकी ब्रेन मैप करके, उनका जेनेटिक टेस्ट करके, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो टेक्निकल नॉलेज था उससे ये पॉसिबल हो पाया था। और ये काम करते करते 2-3 सालों में मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया, मैंने सोचा कि अब तो इसको डीप स्टडी करनी पड़ेगी और डिग्री भी आ जाएगी। जैसे मेरी बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि जो डिग्रियां हैं ना, वो आपके शब्दों को वजन देती है। डिग्रीज ऐड वैल्यू टू योर वर्ड्स। तो मेरी शुरू से रही कि जब तक डिग्री नहीं होगी लोग कोई मतलब सुनेगा नहीं, इसलिए डिग्री भी होनी जरूरी है। एक्सपीरियंस तो आ गया, नॉलेज भी आ गया, लेकिन डिग्री फिर मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया, एमटेक के बाद फिर मैंने पीएचडी करी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। अभी मैं काम कर रहा हूँ डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस। Still you are doing research on some students, some faculty, some your family. Are you doing some? You are giving some lively things. एक होता है ना, हम सुनते, एक होता है कि हम किसी को एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, इसको हम किसी ने हमने देखा है, हमने इसको महसूस किया है इंसान को। तो have you written something about मैंने बहुत लिखा हूँ। मेरी वेबसाइट पे सारे पब्लिकेशंस हैं मेरे मतलब मोर देन 30 पब्लिकेशंस हैं मेरे साइकोलॉजी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में कुछ हैं, और मेरे काफ़ी रिसोर्सेज मेरी वेबसाइट पे हैं subodhkumar.in, उस पर सारे हैं। और मैं लगातार रिसर्च में ही लगा हुआ हूँ, जिससे मतलब अप्लाइड चीज़ों को, जो मेरी बुक है वो
ऐसी नहीं है जो बाकी बुक की जाती है। बड़े बड़े प्रोफेसर्स मेरे को वो पढ़ के मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कॉल करके मेरे को, मतलब बड़ा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि उनको पसंद आती है। नहीं देखिए ऐसा होता है, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस थिंग, आई डोंट नो हाउ यू आर वर्किंग ऑन दैट। जैसे एक बच्चों का होता है, देयर इज अ वन फेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड वन फेस ऑफ दिस मैरिड पीपल एंड अनदर सीनियर सिटीजन। इफ वी टेक दिस थिंग्स, जो भी एडिक्शन है, जो भी कुछ, अब देखिए दो इंसान एक शुरू से एक बचपन बिता दिया, जवानी बिता दी, अब वो उसमें है, व्हाट आर द ही इज फेसिंग। एंड स्टूडेंट का अलग से, अभी ये जो हमारा सेशन है, ये स्टूडेंट का जो लेटर आया आईटीआई से, वी आर रिसीव अ लेटर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, people are doing suicide, addiction of this. So I think it is good that ITI has taken this step for the students and we are happy for that. कि अगर मैं तो कहती हूँ, अगर हमारे इंस्टीट्यूट में अगर कोई बच्चा एक कदम मेरे पास आता है, हमारे पास आता है और वो बिल्कुल एडिक्ट से बिल्कुल दूर हो जाता है एंड वो कहता है कि मैडम हम बिल्कुल ठीक हो गए यहाँ आने से, तो आई थिंक दिस इज आवर अचीवमेंट, राइट? You have rightly said, ma'am. बिल्कुल ही we should be open to listen to anybody, whosoever it is. मतलब चाहे राह चलते कोई आपसे अगर बात करना चाहते तो आप 1 मिनट सुन लीजिए। सुनने से ही हो सकता है कि उसका बड़ा कोई स्टेप गलत लेने जा रहा हो वो रुक जाए। तो हमें हमेशा ओपन रहना चाहिए, चाहे आप सोसाइटी में कहीं आप स्टूडेंट्स हो, अलग अलग जगह जाते हो, आप जब मेट्रो में चलते हो सब मोबाइल पे लगे, तो उनसे थोड़ा सा आप इंटरेक्ट करके ना, थोड़ा सा उनको नॉक कीजिए, उनको बातों कीजिए, तो वो आपको भी अच्छा फील होगा, उनको भी अच्छा फील होगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं मैम, अभी ऑन रिकॉर्ड हैं तो मैं आपको डिटेल में नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ कि जिनके मतलब ना हजारों करोड़ की संपत्ति है, बट उनको डिमेंशिया हो गया, उनको यही याद नहीं वो कौन है, क्या करेंगे उस संपत्ति। That's why I'm saying this thing, that we should just distribute this thing part in the students and the middle age and then बिल्कुल मैम, बिल्कुल कीजिए। और because in our हमारे institution में we can start the sessions in like we can take a faculty's problem, there are problems, faculty full of problems. We can plan a monthly session or fortnightly we can plan session for. अगर कोई बहुत बड़ा भी कोई कुर्सी पर बैठा, उसके भी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो किसी से बोल नहीं पा रहा, किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा, he cannot burst out. तो बिल्कुल सही कहा, where he can exchange their ideas, he can exchange and talks and all, we can do it. Yes, we can do that. We can do that in offline mode as well at your center. So we can plan that. And for now, I'll recommend to read my book. जो भी students हैं, चाहे teachers हैं, किसी को भी। आप एक बुक मेरे को दीजिए ना लाके। मैं बिल्कुल, मैं अभी लिंक पे भेजता हूँ, मैं बिल्कुल लाके देता हूँ। Yes, yes. I love लिंक मैंने तुषार सर को भेजा हुआ, तुषार सर अगर आप उनके ग्रुप्स में शेयर कर देंगे, yes, so it will be beneficial for them. They can order directly. Yes. Now, thank you so much, Dr. Subhash Kumar. You have given your time for our students. Thank you, students. Students, now one by one. Bharat. Yes. Thank you everyone for joining the session. भरत, आपको कुछ पूछना है सर से? No ma'am. वंशिका? Yes ma'am. Yes ma'am. सर जैसे कि अभी जो आपने समझाया, ठीक है, इसको लाइक हम अपने ऊपर कैसे अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई तो हम करते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। उसमें गैप ये आता है कि हम जो अप्लाई करना चाहते हैं ना, वो पूरा 100% करना चाहते हैं, और जो हमारा जो हम मेंटली जो हमने अपने आप को ट्रेंड किया है, उसमें ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू 100 थिंग्स, एक एक चीज़ को आप लें और उसकी कंसिस्टेंसी बनाएं, यू विल बी एबल टू अप्लाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक छोटी सी चीज़ को लेकर डायरेक्ट 4-5 दिन तक करें, वो आपके हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, फिर एक नई चीज़ लें, फिर करें। आप चाहोगे कि अचानक ही कल मैं इतने चेंजेस अपने रूटीन में कर दूं, वो अपने आपको ब्रेन के लिए, आपको ब्रेन को वो ऑड लगेगा, वो करने नहीं देगा आपको। तो पूरा चेंजेस ना करके धीरे-धीरे छोटी छोटी चीज़ें करोगे, स्मॉल थिंग्स, तो वो यू विल बी एबल टू डू, यू विल बी एबल टू फॉलो, यू विल एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। ओके सर, और एक और क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने ओवर थिंकिंग वाला बोला, बट सम टाइम ऐसा होता है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं और वही रियल हो जाती है।
बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सही हो जाता नहीं। आप फ्यूचर को प्लान कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो सोच नहीं है, दोज आर सिग्नल्स, दोज आर वेव्स। ठीक है, वो वेव्स को आप क्या करते हो कि जो आप सोच रहे हो तो वेव्स आप चाहे बोल के नहीं कर रहे हो, मन में ही सोच रहे हो, वो एनवायरमेंट में जाते हैं सोचने में। और उस तरीके का कहते हैं ना, किसी चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन वो चीज क्या हो तो आप डिसाइड कर रहे हो ना, अच्छी चीज चाह रहे हो, बुरी चीज चाह रहे हो, को समझा दे लम्बू वो तो होगी होगी। उसमें एक चैप्टर मेरी बुक में है, बड़ा क्लियरली समझाया हुआ कि क्या आपको सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कैसे आपके सोच काम कर सकते हैं, करते हैं, कैसे वो अफर्मेशन बन जाते हैं, कैसे वो मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो आप नेगेटिव सोचोगे तो जरूर नेगेटिव तो आपके पास आएगी, नेगेटिविटी आएगी। अब अच्छा सोचोगे तो वो चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी, वैसे नेचर आपको लोगों से मिलवाने लग जाएगा, वैसी चीज़ें को आप एक्सप्लोर खुद करने लग जाओगे। तो आपका डिसीजन ही है ना कि क्या आपको फ्यूचर प्लान करना ओके सर, थैंक यू सर। है। वेलकम। Okay, thank you everyone for joining this session. Thank you Meena ma'am. Thank you, sir. Thank you Tushar sir. थैंक यू सर। Opportunity. थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।